नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष अपनी उन सभी बातों के जवाब को लेकर जो पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष रखी थी कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को इतनी कम सीटें क्यों मिली। क्योंकि यहाँ सवाल ये इसलिए उठ रहा है, ये राजनीति है, सीटें ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती होती है और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं। और भाजपा के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य रखा गया था वो 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का रखा गया था, लेकिन गठबंधन साथियों को मिलाकर मात्र 36 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसलिए मैं इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण समझता हूँ। और मैं अपनी बात रखने से पहले आपसे निवेदन करूँगा कि कैमरे पर मुझे बोलने का उतना अच्छा अनुभव है नहीं, और कैमरे पर मैं जो बातें कहना चाहता हूँ वो सही तरीके से मैं रख भी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं दोनों माध्यम से अपनी बातें लेकर आया हूँ आपके समक्ष। कैमरे के साथ साथ शब्दों के माध्यम से भी मैंने अपने मन की बात, जो मेरे विचार है, वो आपके समक्ष रखी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप शब्दों के माध्यम से जो मैंने बातें रखी हैं उनको ज़रूर पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अगर हो सके तो अपने विचार जो आपके मन में उठ रहा हो, कोई सवाल, तो आप पूछ सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कि जो मुख्य कारण हैं उत्तर प्रदेश में सीटें कमाने का, और इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है या ये गलती जाने अनजाने में हुई है, इस विषय पर हम बात करेंगे। प्रदेश सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, और जहाँ तक मेरा मानना है इसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की गलती है पूरी की पूरी, और ये गलती जाने अनजाने में नहीं हुई है, ये साजिश के तहत की गई है। और ये गलती या ये साजिश देश के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा की गई है, जो मेरा मानना है। अब गृह मंत्री जी ने यह गलती कैसे की, किस आधार पर हम कह रहे हैं, तो उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी के चयन में संघ व माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह को अनसुना किया गया। संघ और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन प्रत्याशियों को चाहते थे उनको चुनाव मैदान में उतारा ही नहीं गया, उनको टिकट ही नहीं दिए गए। और दूसरा, माननीय जेपी नड्डा जी के द्वारा
खुले मन से यह कहना कि अब हम सक्षम हैं, अब बीजेपी अपने आप को खुद चलाती है, अब बीजेपी को संघ की आवश्यकता नहीं है, अब बीजेपी उतनी सक्षम है कि वह अपने आप को खुद चला सकती है। यह दो बड़े कारण रहे हैं प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भाजपा की करारी हार के। और इतना आप भी जानते हैं कि संघ पर इतना बड़ा बयान जेपी नड्डा जी अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं। यहाँ मुख्य जेपी नड्डा जी का रहा है और बात अमित शाह जी के मन की बोली गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि संघ को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाकर आपने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि संघ मेरे हिसाब से भारत की आत्मा है और संघ को ठेस पहुंचाने का मतलब है कि आपने भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, जो न तो आपके लिए और न ही देश के लिए अच्छा है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी ने क्या खूब लिखा है कि जो शाखाएं अपनी जड़ों से दूर अपना अस्तित्व बनाने लगती हैं, उन शाखाओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है या वो शाखाएं सूख जाती हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपका अस्तित्व संघ से है, और अगर आप संघ से दूरी बनाओगे तो एक दिन आप अपने अस्तित्व को भी तरस जाओगे, अर्थात बिना संघ के आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब दूसरा सवाल यहाँ उठता है कि उन्होंने ये साजिश क्यों की, इस साजिश के पीछे की क्या रणनीति हो सकती है। तो यहाँ मेरा मानना है कि उन्होंने ये साजिश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कमज़ोर करने के लिए की, क्योंकि 2029 में माननीय गृह मंत्री जी का प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, उसमें सबसे बड़ी अगर बाधा कोई है तो वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बढ़ती लोकप्रियता है। क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब हुए, उसमें बम्पर जीत भाजपा को मिली, उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी। और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि भाजपा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जो व्यक्ति हो सकते हैं वो योगी आदित्यनाथ जी पहले स्थान पर, उनकी चर्चा होने लगी। और यह चर्चा पार्टी के लोगों के द्वारा नहीं शुरू हुई, यह चर्चा जन भावना के माध्यम से शुरू हुई। और जन भावना के साथ साथ संघ का भी
इसी तरफ इशारा होने लगा कि 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों में या दावेदारों में जो सबसे पहला नाम है वो योगी आदित्यनाथ जी का ही रहेगा। तो यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी को ये लगा कि अगर संघ और योगी जी का प्रभाव अगर भारतीय जनता पार्टी में रहा और बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है 2029 में वो पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये सारी साजिश रची। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जनभावनाओं को कुचलकर आप अगर आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप याद करिए जब 2014 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी देश में, उस समय भाजपा में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में कई बड़े नाम थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के साथ साथ और कई अन्य बड़े नाम थे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन मुजफ्फरनगर में 2000 दंगा जो हुआ उसके बाद देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर चली और ये लहर भी जनभावना के आधार पर चली। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उस समय नहीं कोई चाह रहा होगा कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन जनभावना को देखते हुए उन्होंने यह फैसला किया। और मैं बधाई दूंगा उस समय के शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने अपने आप को पीछे हटाया और जनभावना को सर माथे रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। और अगर उस समय का शीर्ष नेतृत्व उतनी ताकत भी आपको पीछे करने में लगा देता, उससे आधी भी ताकत आपको पीछे करने में लगा देता माननीय गृह मंत्री जी, जितनी ताकत आज के समय में आपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को दरकिनार कर उनको पीछे करने में लगा रखी है, तो शायद ही आप यहाँ तक पहुँच पाते। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहूँगा कि 2014 में जो जनभावना थी वो मोदी जी के साथ थी, उसमें आपका कोई स्थान नहीं था, आप सिर्फ मोदी जी के साथ लग कर आए थे। और उस समय का अगर शीर्ष नेतृत्व चाहता तो आप शायद अब तक गुजरात की राजनीति तक ही सीमित रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज आप जनभावना को कुचलकर जिस जनभावना के आधार पर
आप केंद्र की राजनीति में आए, आज आप उसी जनभावना को कुचलकर अपने आप को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश पर थोपना चाहते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए और पार्टी के लिए, साथ ही साथ देश के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। और अगर मेरी बात गलत है तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कपिल देव जी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर के साथ साथ अन्य और भी कई बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट का ऐसा कौन सा ज्ञान नहीं है या ऐसा कौन सा गुण नहीं है कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं बन सकते, या फिर जयशाह जी में ऐसा कौन सा क्रिकेट का ज्ञान है, ऐसा कौन सा गुण है सिवाय आपके पुत्र के, सिवाय इसके कि वो आपके पुत्र हैं जो आपने उन्हें बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रखा है। महोदय जी, ये जनता है, ये सब जानती है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग कर जयशाह जी को बीसीसीआई के सेक्रेटरी पद पर बैठा रखा है। और आपकी इस सोच के कारण या अपने आप को देश के प्रधानमंत्री की रेस में बनाए रखने के लिए आपने हमारे जैसे लाखों करोड़ों देशभक्तों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को के मनोबल को तोड़ने का भी काम किया है। क्योंकि आज देशभक्त उदास है, हताश है और देशद्रोही जो देश के दुश्मन हैं वो खुशी मना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जनभावना का सम्मान करते हुए आप अपनी पार्टी को आगे लेकर बढ़िए, क्योंकि जनभावना के सम्मान के आधार पर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि मेरी चाणक्य नीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है, लेकिन मैं आपकी चाणक्य नीति का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जब आपको पता है कि संजीव बालियान जी से उनके लोकसभा क्षेत्र के ठाकुर काफ़ी नाराज है, वह उनको समझाने में ही असमर्थ हो जा रहे हैं, फिर भी आपने राजा भैया को मनाने संजीव बालियान जी को भेजा। क्या वह राजा भैया को मना पाए? नहीं मना पाए। और उसका खामियाजा ये हुआ कि राजा भैया ने आंतरिक रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया और उनका वोटर उधर शिफ्ट हो गया और इस चीज़ का उनको लाभ मिला, जिससे वह इतनी ज़्यादा सीटें जीतने में सफल हो पाए। और जहाँ तक मेरा मानना है, संघ मोदी, योगी और नितिन गडकरी जी के बाद अगर आपकी पार्टी को बढ़ाने में पिछले 10 वर्ष से केंद्र की राजनीति में सरकार चलाने में अगर अहम योगदान किसी का है इनके बाद, तो वो राहुल गांधी जी की बावली हरकतों व आधारहीन बातों का है। आप मानो या ना मानो। और अंत में इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा
कि यहाँ मैं सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि व्यक्ति को अगर उसकी गलती का एहसास नहीं कराया जाएगा तो वह व्यक्ति उस गलती को फिर दोबारा करेगा और फिर और अधिक नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए मेरा खास तौर से उत्तर प्रदेश वासियों से निवेदन है कि आपको जो मुख्यमंत्री मिले हैं उनकी कदर कर लो। वो हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य हैं, वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका हौसला अफजाई करने के लिए आप मेरी किसी भी बात को किसी भी माध्यम से जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैलाने का कष्ट करें। किसी भी माध्यम से उनको यह एहसास कराएं कि उत्तर प्रदेशवासी आपके साथ हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो हो सकता है उनका मनोबल बढ़े और काम करने की जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, वो भी मजबूत हो। और अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब केंद्र में मोदी सरकार नहीं है, अब गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में आपके साथी माननीय नीतीश कुमार जी भी है और उनका नया नाम पलटू राम चाचा है। और मुझे लगता है पलटू राम चाचा अपने नाम को खराब नहीं करेंगे, कभी भी पलट सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि माननीय अमित शाह जी को जो ताकत उनकी 2024 चुनाव परिणामों से पहले थी पार्टी में, अगर वह ताकत अब माननीय नितिन गडकरी जी व राजनाथ सिंह जी को संयुक्त रूप से दे देते हैं तो आपकी सरकार अगले 5 वर्ष चलने की जो गारंटी है या चल सकती है तो वो ये 2 व्यक्ति चला सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अब मोदी जी की गारंटी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों को, पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक आदि तमाम नेताओं को ईमानदारी से काम करने की गारंटी जनता को देनी होगी। खाली मोदी की गारंटी से काम चलने वाला नहीं है, यह भी आपने महसूस कर लिया होगा। और जितनी भी बातें मैंने कही हैं, यह सभी बातें मेरे अपने विचार हैं और मैं अपने विचारों के लिए कितने भी बड़े से बड़े प्रवक्ता के सामने अपनी बात को सत्य सिद्ध करने की क्षमता रखता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी नज़रों में सभी राजनीतिक पार्टियां चोर हैं और मैं अगर इतनी बात लेकर आया हूँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से इसलिए हमदर्दी है क्योंकि इसमें संघ, माननीय मोदी जी, योगी जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, NSA अजित डोभाल जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी, इन व्यक्तियों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, इनके कार्यों से काफ़ी प्रभावित हूँ और इनका भाजपा में जुड़े होने की वजह से मुझे भाजपा से हमदर्दी है, नहीं तो मुझे भाजपा से कोई हमदर्दी नहीं है। और इन व्यक्तियों को छोड़कर मैं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुनौती देता हूँ कि आपके पास जो सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता हो उसको आप लाइव डिबेट में बिठा दीजिए
जनता के मुद्दों की बात को लेकर, अगर चलते एसी हॉल में पसीने न दिलवा दूं तो मेरा नाम देशभक्त सचिन कुमार नहीं है। यह बहुत सोच समझकर यह मैं बात कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। किसी को अगर यकीन ना हो तो एक दिन यह बात सत्य सिद्ध करके भी दिखा देंगे। प्रणाम। जय श्री राम। जय जवान जय किसान। धन्यवाद आप सभी का।